नमस्कार दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 2 की बची हुई इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके 6 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर किया था। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस कर दिया। भारतीय न्याय संहिता ने कुछ नए सेक्शंस ज़रूर ऐड किए हैं, लेकिन बेसिकली जो पुराने एक्ट का जो लैंग्वेज था वो वर्ड टू वर्ड सेम है। सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग होने की वजह से हमें नए सेक्शंस के नंबर याद करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हम लोग पूरे एक्ट को नए सिरे से पढ़ेंगे, क्योंकि 25 दिसंबर 2023 को गैजेट नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका मतलब भारतीय न्याय संहिता अब ऑफिशियल हो चुकी है। तो इस एक्ट का स्ट्रक्चर जानना और उसके नए सेक्शन के नंबर को याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 2 के बचे हुए डेफिनेशंस को कवर करने से। आज के लेक्चर में हम लोग ये जो रेड लेटर्स में मार्क की गई डेफिनेशंस है उनको पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बची हुई 5 डेफिनेशंस को पढ़ा था, तो शुरुआत करते हैं। इंडियन पिनल कोड में क्या था, हमारे जो डेफिनेशंस थे उनको सेक्शन वाइज नंबर दिया था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में जो डेफिनेशंस है उन्हें सब क्लॉज वाइज नंबर दिए हैं। तो सेक्शन 2 के अंदर टोटल 39 सब क्लॉजेस है। आपको हर एक सब क्लॉज के इंपॉर्टेंट नंबर्स याद रखने होंगे। हम लोग देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसका है डॉक्यूमेंट। सेक्शन 2 सब क्लॉज 8। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, and includes electronic and digital record intended to be used or which may be used as an evidence for that matter। अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट का डेफिनेशन पढ़ा तो डॉक्यूमेंट का वो डेफिनेशन और ये डेफिनेशन काफ़ी सिमिलर है। नई चीज़ सिर्फ है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की। तो इस डेफिनेशन के अंदर 2 पार्ट्स है। सबसे पहला है आर्म डॉक्यूमेंट और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, यानी आर्म डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, पेपर के ऊपर हमने कुछ चीज़ लिखी तो वो हो गई डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल केस से रिलेटेड अगर सिविल केस हो गई तो हमारा प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट ये हो गए डॉक्यूमेंट्स, और अगर क्रिमिनल केस हो गई तो प्राइवेट कंप्लेंट या फिर एफआईआर, क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर पेपर के ऊपर हमने कुछ लिखा है, प्रिंट किया है और कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया है। तो ये हो गई एक कैटेगरी, इसको हम लोग कहेंगे डॉक्यूमेंट। और दूसरी कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जो अगर उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस से रिलेवेंट है और अगर कोर्ट के अंदर प्रेजेंट की गई तो उसे कहा जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हम लोग इसे आसान शब्दों में एग्जाम्पल के नज़रिए से समझते हैं। इमेजिन करो मिस्टर ए नाम के बंदे का खून हो गया, मर्डर हो गया बाय अ नाइफ, मतलब चाकू से उस आदमी की हत्या हो गई। यहाँ पर मिस्टर ए की बॉडी पड़ी है क्राइम सीन के ऊपर। तो क्राइम सीन के ऊपर जो बॉडी पड़ी है वो मिस्टर ए के बॉडी के ऊपर के जो कपड़े हैं वो हो गए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मिस्टर ए के कपड़ों पर जो खून लगा है उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो बन गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मर्डर के जो क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स हैं वो बन गए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो क्राइम सीन है उसके ऊपर जो पंचनामा हुआ है यानी इंक्वेस्ट हुआ है वो बन गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और इसके बाद ओरल टेस्टिमोनी को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को हम लोग कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है इसकी 2 कैटेगरीज आपको समझ में आई होगी, एक है नॉर्मल डॉक्यूमेंट और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये दोनों चीज़ें डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन की कैटेगरी में आते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम लोग देखते हैं अभी बेयर एक्ट के अंदर इसके बारे में क्या लिखा है। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन, इट इज़ इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस वर्ड्स, लेटर्स एंड फिगर्स एंड मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट और नॉट। आसान शब्दों में इसका मतलब है वर्ड्स, लेटर्स और फिगर्स और मार्क्स कहीं पर भी लिखे जा सकते हैं, जो सब्सटेंस है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी पेपर पे ही डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। स्टोन के ऊपर, फोटोग्राफ के ऊपर डिजिटली डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ जिसे हम लोग लेके नहीं जा सकते उस चीज़ का फोटोग्राफ भी एक डॉक्यूमेंट है। अभी हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशंस बेयर एक्ट के अंदर क्या लिखा है। अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक डॉक्यूमेंट हो गया।
चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। बेसिकली हम लोग जो चेक लिखते हैं वो भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। पावर ऑफ अटर्नी एक डॉक्यूमेंट है। मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। मतलब किसी भी चीज़ का जो नक्शा है वो एक डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद में राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इज अ डॉक्यूमेंट। मतलब जो खूनी है वो उस क्राइम सीन तक कैसे जाएगा इसके रिलेटेड अगर उसने कुछ लिखा होगा अपनी पर्सनल डायरी के अंदर तो वो भी चीज़ एक रिलेवेंट फैक्ट हो गई और डॉक्यूमेंट की श्रेणी के अंदर आ गई, तो इसे भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 जज। Judge means a person who is officially designated as a judge and includes a person who is empowered by law to give in any legal proceedings, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of the body of a person, which body of persons is empowered by law to give such a judgment. Illustration: a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has a power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge. बेसिकली जुडिशियरी इस पिलर के अंदर जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर जुडिशियल पोजीशन के ऊपर एम्प्लॉय किए गए इंसान को कहेंगे जज, यानी जुडिशियल ऑफिसर, सिविल जज या फिर सेशन जज, इनको कहा जाएगा जज। इसके अलावा हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, फैमिली कोर्ट के जज, स्मॉल कॉज कोर्ट के जज, इन सारे लोगों को हम लोग जज की कैटेगरी में गिनेंगे। जिनके पास केस जाता है और जिनको जजमेंट देने का अधिकार है उन लोगों को कहा जाएगा जज। सेक्शन 2 सब क्लॉज 21 मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। बेसिकली ज़मीन और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को छोड़कर बाकी सारे असेट्स को गिना जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। व्हीकल्स, गोल्ड, कार, इसके बाद में डायमंड्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर मूवेबल असेट्स। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 33 वॉलेंटरीली। वॉलेंटरीली का मतलब है अपनी मर्जी से की गई एक्शन। डेफिनेशन: a person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it or by means which at the time of employing those means he knew or had a reason to believe that he is likely and going to cause it. Voluntarily definition के दो पार्ट्स है। पहला, अपनी मर्जी से की गई एक्शन और वो इंसान वो एक्शन करना चाहता था तो जाहिर सी बात है उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और दूसरा पार्ट, एक इंसान ने अपनी मर्जी से एक एक्शन की और उस एक्शन के कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ गए। पहला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं किसी टेररिस्ट का। टेररिस्ट गन लेके आया है, सामने वाले की तरफ गन तानी, उसे वो मारना चाहता है और उसने ट्रिगर दबा दिया। मारने के इरादे से की गई एक्शन, जाहिर सी बात है टेररिस्ट को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और दूसरा इलस्ट्रेशन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का। बेयर एक्ट के अंदर क्या समझाया है, मिस्टर ए ने रॉबरी करने के इरादे से घर को आग लगाया और उस आग की वजह से घर के अंदर जितने भी लोग थे वो मर गए। बेशक मिस्टर ए का इरादा जो था वो रॉबरी करने का था, किसी का मर्डर करने का नहीं था, लेकिन आग लगेगी और आग से डैमेज होगा ये चीज़ें पता होने के बावजूद मिस्टर ए ने रॉबरी करने के इरादे से उस घर को आग लगाया, तो उस आग का जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसके लिए भी मिस्टर ए को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बेशक मर्डर के लिए नहीं, लेकिन मिस्टर ए जो है वो उनकी मौत के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आशा करता हूँ आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 28 पब्लिक सर्वेंट। इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 21 था पब्लिक सर्वेंट। इंडियन पिनल कोड के बाद जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 2 सब क्लॉज 28 है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के भी कैटेगरीज उतने ही रखे हैं, माल वही है, पैकेजिंग नया है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है, ये चीज़ें। पहला, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर एम्प्लॉय किया गया आदमी। जुडिशियरी का मेंबर यानी जज या फिर जुडिशियल ऑफिसर। इसके बाद में एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। इनके अलावा एवरी असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट और अ पब्लिक सर्वेंट। मतलब पंचायत का मेंबर,
कोर्ट को किसी कामकाज में मदद करने वाला इंसान जिसे गवर्नमेंट से पैसा मिलता है उसे भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। एवरी आर्बिट्रेटर और एनी अदर पर्सन whom any cause or a matter has been referred or a decision or a report has been referred by a court। मतलब कोर्ट ने रेफर किया गया आर्बिट्रेटर, इसे कहा जाएगा पब्लिक सर्वेंट। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी पब्लिक ऑफिस, उसे भी कहा जाएगा पब्लिक सर्वेंट। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice or to protect the public health, safety and convenience। बेसिकली पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट वाले लोग। इसके बाद में पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस, मतलब इसके अंदर मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स की कैटेगरी भी आती है। पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के लिए आते हैं डॉक्टर्स और लॉ एनफोर्समेंट के लिए आते हैं पुलिस और पुलिस से रिलेटेड एजेंसीज। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव और कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट के बिहाफ पर प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना, ये भी होंगे पब्लिक सर्वेंट। अर्बन लोकल बॉडीज से अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा एम्प्लॉयड लोग जो वही काम करते हैं, इनको भी माना जाएगा पब्लिक सर्वेंट। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट एन इलेक्शन और अ पार्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कंडक्ट कराने वाले लोग इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉयज पब्लिक सर्वेंट है। Every person in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government in the service or pay of a local authority or urban local body। बेसिकली सरकार नामक इंस्टीट्यूशन से जिसको पेमेंट जाता है, पगार जाता है, मानधन जाता है, रेम्यूनरेशन जाता है, वो इंसान होगा पब्लिक सर्वेंट। और सरकार की कैटेगरी बहुत लार्ज है, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे डिटेल में रखा गया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किया गया इंसान या फिर ऐसे इंसान को जिसे सैलरी आती है वो है पब्लिक सर्वेंट। उस पब्लिक सर्वेंट का क्या डेफिनेशन याद करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स को होते हैं राइट्स, ड्यूटीज और पावर्स। तो उन पावर्स को लेने के लिए या फिर राइट्स और ड्यूटीज का इस्तेमाल करने के लिए पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये डेफिनेशन इतना एक्सटेंसिव रखा गया है ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। आशा करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।